नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव अपनी धर्मपत्नी और उपन्यासकार अमिता नीरव के साथ उपस्थित हूँ। अमिता का जो नया महाकाव्यात्मक प्रथम उपन्यास है माधवी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और 3 कड़ी इसके लिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये चौथी कड़ी है और इस कड़ी में जो दूसरा अध्याय है इस उपन्यास का, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो उपन्यास है माधवी, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो पाठक नए जुड़े हैं और जिन्होंने माधवी अभी तक नहीं पढ़ा है। माधवी 5000 वर्षों पुरानी एक कहानी है। महाराज ययाति नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं और ययाति की अपनी एक कहानी है कि उनकी जो वासना थी वो शांत ही नहीं होती थी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र की जवानी भी ग्रहण कर ली थी और अपने पुत्र को अपनी वृद्धावस्था दे दी थी और वो भोग में लगे रहे थे। लेकिन ये कहानी उनकी बेटी की है जिसका नाम है माधवी। और माधवी को वस्तु समझकर उन्होंने अपने एक याचक को जो उनके द्वार पर आया था उसे दान में दे दिया था एक खास मकसद के लिए। और उसके बाद उस याचक और माधवी के साथ जो दुर्घटनाएं हुई, उनकी ये पूरी व्यथा कथा है माधवी। आज हम इसके दूसरे अध्याय पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं अमिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दूसरा अध्याय है इसका सारांश बतलाएं, कहानी थोड़े से बतलाएं। तो कहानी अभी भी फ्लैशबैक में ही चल रही है। देवयानी ययाति के साथ शादी करके प्रतिष्ठानपुर आ जाती है और उसके साथ शर्मिष्ठा जो है वो भी दासी होकर आती है। दोनों के स्वभाव के बीच का जो फर्क है वो मैं पहले अध्याय में भी बता चुकी हूँ। इसमें वो और मुखर होकर आता है। इस अध्याय में वो और ज्यादा मुखर होकर आता है। देवयानी जो है वो बहुत प्रखर है, बहुत बौद्धिक है वो और बहुत दृढ़ है। और इसके उलट शर्मिष्ठा जो है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत भावुक है, बहुत केयरिंग है। तो शर्मिष्ठा के प्रति ययाति के मन में आकर्षण पैदा होता है। देवयानी जो है वो माँ बनने वाली होती है, मतलब देवयानी एक बेटे को जन्म देती है। उसी दौरान ययाति का आकर्षण शर्मिष्ठा से होता है और शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो जाती है। और जब ये खबर जब ययाति तक पहुंचती है तो वो डर की वजह से शर्मिष्ठा को अपने किसी दोस्त के पास दूर गांव में जो है वो भेज देते हैं। जब वो दोनों बच्चों से मिलने जाते हैं तो वहां बच्चों की केयर करने वाली एक लड़की जो रहती है उसके आकर्षण में फिर से ययाति फंस जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि वो जो लड़की है वो भी गर्भवती हो जाती है और उसकी माँ को लगता है कि मतलब उसकी जो लड़की जो रहती है मुकुलिका, उसकी माँ को लगता है कि ये मतलब शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो उसकी जल्दी से शादी कर देती है वो। लेकिन जिस व्यक्ति से शादी करती है उसको ये पता होता है, मतलब वो ये समझ जाता है कि ये शादी से पहले से प्रेग्नेंट है, तो वो उसको प्रताड़ित करता है। और उससे मुकुलिका से एक बेटी का जन्म होता है जो ययाति की बेटी रहती है। और वो जो उस मुकुलिका का जो पति होता है वो उसको मतलब वो बेटी जब बड़ी हो रही होती है, मतलब मुकुलिका की बेटी जब बड़ी हो रही होती है तो वो उसके साथ में रहने आ जाता है। और एक दिन बेटी को लेकर वो कहीं घूमने जाता है और जब वो बेटी को लेकर आता है तो वो बहुत बीमार होती है। बेटी एकदम से बहुत बीमार हो जाती है और वो जो उसका पति है वो उसको बेटी को छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद जब वो बेटी ठीक नहीं होती है तो मुकुलिका को याद आता है कि ये ययाति की बेटी है और वो ययाति के पास जाती है और उससे कहती है कि बेटी जो है वो बहुत बीमार है और उसको इलाज की जरूरत है।
तो जब ययाति उसको चिकित्सा करवाते हैं, तब उस दौरान उसको पता चलता है कि बेटी के साथ जो अघट घट गया है, मतलब बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। तो वो मुकुलिका को ये कहते हैं कि तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाई, तो अब बेहतर ये होगा कि बेटी जो है वो मेरे पास रहेगी और तुम इससे जीवन में कभी भी नहीं मिलोगी। और मुकुलिका बहुत सोचती है, लेकिन उसे ये लगता है कि राजा जो है वो अपनी बेटी की ज्यादा बेहतर परवरिश कर सकेंगे बजाय मेरे, तो वो बेटी को वहां छोड़कर चली जाती है। मतलब राजा ययाति के पास छोड़कर बेटी को चली जाती है, और यहाँ दूसरे अध्याय की कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी को तुमने बहुत ही रोचकता से बुना है, और कहानी पढ़ते हुए एक क्षण भी ये नहीं लगता है कि किताब रख दी जाए। लगातार 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 इसमें घटनाएं हैं, लगातार इसमें संवाद है, लगातार इसमें मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, लगातार इसमें अंतर्द्वंद्व हैं, लगातार इसमें धर्म हो या राजनीति हो या समाजशास्त्र हो, और कहीं कहीं दर्शन भी, ये सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए सामने आते हैं। ये अध्याय दूसरा अध्याय है, लेकिन पाठक की जो उत्सुकता है और रोचकता है वो लगातार बढ़ती जाती है। वॉल्टेयर का एक कथन है कि लेखक अगर सफल होता है तो उसे ईर्ष्या मिलती है। हालांकि हर रचनाकार के साथ है, लेकिन उन्होंने, वॉल्टेयर ने ये लेखक के लिए कहा है कि लेखक अगर सफल होता है तो उसे ईर्ष्या मिलती है, और अगर वो असफल होता है तो उसे घृणा मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो माधवी है, ये तुम्हारे लिए एक ईर्ष्या मिश्रित भाव पैदा करेगी, खास तौर से जो समकालीन लेखक हैं उनके मन में। लेकिन पाठक के मन में तुम्हारे लिए जो है वो सम्मान पैदा होगा, और एक किस्म से अपनापन पैदा होगा। तुम किस गहनता से उस मनोविश्लेषण का को बुनती हो जो दो स्त्रियों के बीच में हो सकता है। जो देवयानी है और जो शर्मिष्ठा है, उसका जो, उनके दोनों का जो व्यक्तित्व है, उनकी बनावट इतनी कुशलता से की गई है कि कभी पाठक देवयानी के साथ जाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, कभी पाठक शर्मिष्ठा के साथ जाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, और फिर वो कहीं भी अपने आप को नहीं पाता है, दोनों में अपने आप को पाता है, और उत्सुकता उसकी बढ़ती जाती है। मेरा जो पहला प्रश्न है वो इन दो चरित्रों को लेकर है, देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर। देखो, देवयानी जो थी वो एक ऋषि की पुत्री थी, शुक्राचार्य की, और जो शर्मिष्ठा थी वो राजा की पुत्री थी। क्या नाम था उनका? वृषपर्वा। वृषपर्वा की पुत्री थी। तो एक राजा की पुत्री है और स्वभावतः कोमल है, स्त्रीत्व के सारे गुणों से भरी हुई है, या यूं कह लें कोमलता के सारे गुणों से भरी हुई है, और एक ऋषि की पुत्री है, और उसके अंदर जो है वो सारे गुण हैं जिन्हें स्त्री के लिए गुण प्रायः नहीं माना जाता है। शासन का या सत्ता का या आधिपत्य का, ये जो गुण हैं, तो जो पुरुषवत गुण माने जाते हैं या जो कठोर गुण माने जाते हैं वो देवयानी में है, जो ऋषि की पुत्री है। और एक जो राजा की पुत्री है, जो क्षत्रिय भी है, लेकिन उसमें स्त्रीत्व या कोमलता के गुण ज्यादा है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये जो इनके व्यक्तित्व में जो अंतर इतनी खूबसूरती से बुना गया है, इसके क्या दार्शनिक कारण है, हो सकते हैं? क्यों इनके बीच में इतना अंतर था? इसके क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? इसके क्या सामाजिक कारण हो सकते हैं? सामाजिक कारण तो सबसे बड़ा यही है कि क्योंकि देवयानी जो है वो ब्राह्मण है, और शर्मिष्ठा जो है वो क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण होने के नाते जो पिता से जो प्रखरता मिली है उसको, और पिता से जो एक्सपोजर मिला है, मतलब पिता जो है वो उसको पढ़ाते हैं, उसको वेद का अध्ययन करवाते हैं, उसको दूसरे परंपरा का अध्ययन करवाते हैं, आयुर्वेद का अध्ययन करवाते हैं। तो वो जो प्रखरता है वो वहां से उसके पास आती है। लेकिन
और इसी तरह से शर्मिष्ठा जो है, क्योंकि वो उस तरह का एक्सपोजर उसके पास नहीं होता है, वो एक बंद माहौल में रहती है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक परिवार में बेटी जो है उसको या बेटा जो है उसको बड़ा प्रोटेक्टेड माहौल में रखा जाता है, तो जो प्रोटेक्शन जो रहता है उसको बहुत सारे अनुभवों से दूर रखता है, और बहुत सारे अनुभवों से दूर रहने की वजह से उसमें उस तरह से चीजों को समझने की वो क्षमता है वो अक्वायर नहीं कर पाता, वो नहीं आ पाती है उसमें। तो शर्मिष्ठा जो है वो एक तो बहुत प्रोटेक्शन में रही हुई होती है। ठीक है, राजमहल का माहौल जो है वो उस तरह का रहता है प्रोटेक्शन में, और खासतौर पर जब लड़की हो, राजकुमारी हो, तो उसके लिए तो उस तरह का प्रोटेक्शन होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो उसमें ये थी कि देवयानी की जिंदगी में जब माँ होती है तब पिता नहीं होते हैं, जब पिता होते हैं तब माँ नहीं होती है। तो उसकी जिंदगी में जो अभाव है, पर शायद शर्मिष्ठा भी तो मातृहीन पुत्री है। नहीं, शर्मिष्ठा की माँ है। माँ है, लेकिन हाँ, अच्छा उसका वर्णन नहीं हुआ, हाँ, इसलिए वो हमको दिखलाई नहीं पड़ी। नहीं, माँ के बारे में माँ से उसके संवाद है, अच्छा, शर्मिष्ठा से माँ के संवाद है। तो जो देवयानी के पास जिस किस्म की जो अभाव है, उस अभाव को, मतलब ये मनोविज्ञान ये कहता है ना कि आपके पास यदि अभाव है तो आप उस अभाव को भरने के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें क्रिएशन भी होता है, उसमें विचार भी होता है, उसमें एग्रेशन भी होता है, वो सब होता है। तो देवयानी के जीवन में जो अभाव है, और फिर जब देवयानी सोचना शुरू करती है तो उसके मन में ऐश्वर्य का विचार भी आता है, उसके मन में प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, उसके पास आत्मविश्वास होता है। तो वो सारी चीजें मिलाकर देवयानी को देवयानी बनाता है, और शर्मिष्ठा को जो है वो शर्मिष्ठा बनाता है। ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि जो एकल पिता हो या माता हो, सिंगल पेरेंटिंग जिस बच्चे की होती है, उसके प्रखर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और जो माता पिता की जिसको दोनों मिलती है, वो सहज जीवन की तरफ बढ़ता है, कुछ ऐसा। हाँ, बहुत, क्योंकि मनोविज्ञान ये बात कहता है बार बार कि यदि बच्चे की पेरेंटिंग में उसको वो सब चीजें नहीं मिली होती है तो वो उसमें मतलब एक किस्म का एग्रेशन बचा रहता है, मतलब वो जो अभाव है वो बचा रहता है, और वो उसके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता रहता है। जब नॉर्मल पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स अच्छे से रहते हैं साथ में, और परिवार में बड़ा अच्छा सा माहौल रहता है, तो जो बच्चा जो है वो बड़ा सहज होकर जिंदगी गुजारता है, उसके पास कोई कुंठा नहीं होती। तो शुरुआत में देवयानी में कुंठा आपको नजर आती है, वो अपनी जो उसका जो व्यक्तित्व है उससे संघर्ष करते करते देवयानी जो है वो अपनी कुंठा से पार पाती है, मगर बिल्कुल शुरुआत में देवयानी के पास बहुत सारी कुंठाएं होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं कल परसों ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी विचारक हैं, अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक तरह का काउंसलर हूँ, या ये कहना चाहिए कि मैं इल्म को बांट रहा हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप इतना पैसा जो है वो शादी पर खर्च करते हैं, पंडितों को देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, टेंट वालों को देते हैं, तमाम लोगों को देते हैं, आप और तमाम समय भी देते हैं, आप फ्री ऑफ जो काउंसलिंग मौजूद है पेरेंटिंग के लिए, तो बच्चों को पेरेंटिंग का जो एक्सपोजर या उनको एक प्रशिक्षण है वो भी दिलवाना चाहिए शादी के पहले। तो ये मेरे ख्याल से वही बात है कि अगर बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग मिलेगी तो उनका जो व्यक्तित्व है वो सहजता की तरफ जाएगा, और अगर अच्छे से पेरेंटिंग नहीं मिलेगी या सिंगल पेरेंटिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो दबाव बना रहेगा। मैं तो खैर उससे भी आगे की बात सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग भी होनी चाहिए, मतलब प्री मैरिज शूट होने की बजाय प्री मैरिज, हाँ, प्री वेडिंग शूट की बजाय प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब दो अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग परिवेश के दो अलग अलग व्यक्तित्व एक साथ आएंगे साथ में रहने, तो जिस तरह के एडजस्टमेंट की, जिस तरह के लोच की, जिस तरह के समझ की जरूरत होती है वो समझ उनमें कैसे आएगी,
चीजों को लेकर, तो वो जो समझ लाने के लिए भी उसकी काउंसलिंग होने की जरूरत है, ताकि दो लोग एक दूसरे के साथ शुरुआती तौर पर कंफर्टेबली मूव कर सकें। ठीक बात है। अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो कॉमन सेंस को डेवलप करवाने के लिए भी एक किस्म की काउंसलिंग होनी जरूरी है। क्योंकि अगर हम वर्तमान समाज की बात करें तो आप देखें, लगातार हमारे समाज में जो है विखंडन की स्थितियां बन रही हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, ब्रेकअप पार्टियां हो रही हैं। मतलब हमारा समाज जो है वो एक अजीबोगरीब दिशा की तरफ बढ़ चला है। देखिए, ये विकास है, ये इसी तरह से शायद होगा, लेकिन जो स्थायी और अच्छे मूल्य हैं वो समाज में उनकी स्थापना के लिए जरूरी है कि बच्चों को एक प्री वेडिंग काउंसलिंग दी जाए। ये बहुत अच्छा विचार है। तुम इस चीज को शुरू कर सकती हो अगर जब तुम लेखन से मुक्त हो जाओ तो। लेकिन ये अच्छा विचार है। मैं अपने पाठकों को बताऊं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। और इवन जो आस पड़ोस के जो अच्छे लोग हैं वो भी जिन बच्चों की शादी होने वाली है उनको थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग दें, उनको थोड़ा थोड़ा बतलाएं कि जीवन में सब्र से, जीवन में सहन करके, जीवन में टॉलरेंस के द्वारा और जीवन में विवेक के द्वारा, विजडम के द्वारा आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा दूसरा प्रश्न भी लगभग इसी से मिलता जुलता है कि देखो, ये जो तुमने कहानी लिखी है माधवी की, ये तो 5000 वर्ष पुरानी एक स्त्री थी, 5000 वर्ष पुरानी एक कहानी है, और उस वक्त के लोगों का माइंडसेट और उस वक्त का पूरा इतिहास है। लेकिन और खासतौर से उस वक्त राजतंत्र था, जो हमारे यहाँ अभी कुछ 100 सालों पहले तक भी था। तो एक राजतंत्र में और एक लोकतंत्र में स्त्री की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं? देखिए, राजतंत्र में, मतलब राजतंत्र जो है उसमें तो स्त्री नो वन थी। मतलब उसकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोकतंत्र के कंपैरिजन में जब राजतंत्र को देखते हैं तब ये महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में स्त्री की भूमिका होती है, कम से कम वोट देकर, कम से कम कहकर होती है। और एक चीज, बहुत साल पहले एक वामपंथियों की एक मीटिंग जैसी थी, उसमें मैं चली गई थी। कैसे चली गई थी वो एक अलग बात है, लेकिन वो चली गई थी। तो वहां जो बातचीत चल रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात की, अर्थव्यवस्था पर बात की खास तौर पर। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या जो चीज है, जो भी समाज है, वो सिर्फ अर्थशास्त्र से चलता है? मतलब न उसमें समाज की बात होती है, न संस्कृति की बात होती है, न कला की बात होती है, न सिनेमा की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो समाज को बहुत गहरे प्रभावित करता है, समाज के हर पक्ष को गहरे प्रभावित करता है। उस वक्त वो बात मुझे बहुत समझ नहीं आई, लेकिन बहुत सालों बाद, जब 90s के बाद दुनिया में उदारवाद की शुरुआत हुई, तब तमाम बुराइयां रही उदारवाद की, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात जो रही वो ये है कि स्त्रियों के लिए बहुत मौके आए और धीरे धीरे निकल रही हैं। हालांकि 30 साल हो गए उस सबको करते हुए, लेकिन 30 सालों में स्त्रियों की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। हाँ, मेरे ख्याल से पिछले 25-30 सालों में जो बदलाव आया है वो पिछले 250 सालों में नहीं आया है। तो जो आर्थिक व्यवस्था का जो बदलाव है, वो बदलाव लोकतंत्र के साथ, मतलब लोकतंत्र को यदि माइनस कर दिया जाए तो फिर समृद्धि आने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। तो लोकतंत्र के साथ जब उदारवाद आया तो स्त्रियों की स्थितियों में बहुत बदलाव, कम से कम भारतीय समाज में हमको देखने को मिला। पश्चिम में तो हो ही रहे थे बदलाव, क्योंकि उदारवाद था ही वहां पर। यहाँ तक कि जो वामपंथी देश थे वहां पर भी उस तरह का बदलाव आ रहा था। मतलब वो तो बदलाव तो था ही सही वहां पर। वो लोग तो स्त्रियों की समानता की बात बिल्कुल शुरू से करते आ रहे हैं, हमने तो बहुत बाद में करना शुरू किया। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव तो आया है, लेकिन जो जड़ों में, मतलब समाज की जड़ों में जो सामाजिक चीजें जो है वो बहुत
गहरे तक धंसी हुई है। और वही जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं, वो पितृसत्ता को बहुत सारी स्त्रियां जो है वो वहन करती है। मतलब वो उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करती है, बिना ये सोचे कि ये जो हम कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। धर्म भी उसके साथ लगा हुआ है, संस्कृति उसके साथ लगी हुई है। उसके बाद जो गर्व भाव हमें दिया जाता है, गर्व भाव के साथ बहुत सारे बंधन जो हमें दिए जाते हैं, वो सब मिलाकर जो चीज आती है वो स्त्रियों को अभी वहां नहीं पहुंचने दे रही है जहां अब तक पहुंच जाना चाहिए। मगर हाँ, राजतंत्र की तुलना में लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। राजतंत्र की तुलना में लोकतंत्र में स्थिति बेहतर हुई है। देवयानी और शर्मिष्ठा, ये जिन दो ध्रुवों पे खड़ी हुई थी, वो दो ध्रुव जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। एक बात लिखी थी, बड़ी अच्छी बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो विवाद हो सकते हैं उस पर। और उन्होंने कहा था कि अगर पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो महान हो जाता है, और स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो, उन्होंने एक शब्द यूज किया था, उल्टा हो जाती है। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये जो स्त्री गुण है इन्हें बहुत अच्छा समझा जाता है और पुरुष गुण जो है खराब समझा जाता है। ये क्या कारण है? क्या पुरुष गुण इस प्रकृति के लिए इतना खराब है और स्त्री गुण क्या इतना अच्छा है? क्या केवल प्रेम करने मात्र से ये संसार जो है चल सकता है? क्या मैनेजमेंट नहीं चाहिए? क्या व्यापार नहीं चाहिए? क्या अधिकार नहीं चाहिए? बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में किसी बात की जरूरत नहीं है, हर बात जो है वो प्रेम में विलीन हो जाते हैं। वाह, तुमने लिखा था कि हर इज्म जो है वो प्रेम में विलीन हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप प्रेम करते हैं, कुछ वक्त पहले ही मैंने वो चीज लिखी थी, जब आप प्रेम करते हैं तो आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। वो बड़े सहज रूप से दो लोगों के बीच में या मतलब, लेकिन वो प्रेम मेरे ख्याल से बहुत सहज प्राकृतिक घटना है। वो अगर घटित होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। आप जीवन भर एक व्यक्ति के साथ रहें और आपको प्रेम उससे नहीं होता है, और आप एक क्षण एक व्यक्ति को देखते हैं और उसके प्रेम में जीवन भर रहते हैं। नहीं, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो आपको प्रेम बना देता है। मतलब आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, वो बात नहीं है। प्रेम आपके पास हो, वो जो भावना है वो आपके पास हो। यदि आपके पास प्रेम होगा तो आपके पास प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, आपके पास प्रेम होगा तो आपके पास नफरत उस तरह से नहीं होगी। यदि आपके पास प्रेम होगा तो आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नुकसान नहीं करेंगे। तो यदि आप दूसरों से भी प्रेम करते हैं तो आप दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे। तो एक चीज तो जो है वो ये है, प्रेम जो है वो हर विलीन हो जाता है। फिर से हर ताले की चाबी है। हाँ, फिर से सब क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या पुरुष गुण इतने मतलब परिहार्य हैं कि उन्हें हटाकर दुनिया चल सकती है? पुरुष गुण की बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। पुरुष गुण एक चीज और मैंने कही थी कि देखिए, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की एक परिकल्पना है भारतीय संस्कृति में। कहें तो अर्धनारीश्वर में आधे शिव हैं, आधी पार्वती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सामंजस्य चाहिए, एक तभी जो है वो पूज्य होता है। अभी एकदम से एक विचार आया मुझे, मतलब विचार तो खैर पुराना है मेरा, लेकिन जब मैं ये अर्धनारीश्वर की बात करती हूँ तो कहीं ये चीज जो है वो मेरे दिमाग में आई कि कहीं ये भी तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो आपका जो संदेही दिमाग है उसमें तो आ सकती है, लेकिन मैं हाँ, वही बता रही हूँ मैं कि एक और कोट लिखा था मैंने कि व्यवस्था को जो है वो पुरुष की जरूरत है और प्रकृति को जो स्त्री की जरूरत है। तो यदि हम प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, और जिस तरह से व्यवस्था ने, मतलब जो उस दिन सुर और असुर की बात हुई थी, तो बाद में मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसको, तो ये चीज क्लियर होती है, मतलब ये चीज समझ आती है कि दरअसल असुर वो हैं जो प्रकृति के साथ रहते हैं और सुर वो है जो संस्कृति के साथ रहते हैं। तो संस्कृति
का जो विकास है वो दरअसल प्रकृति के साथ शुरू तो होता है, लेकिन फिर प्रकृति से उलट चला जाता है। मतलब फिर वो प्रकृति का दोहन करने लगते हैं, प्रकृति का शोषण करने लगते हैं। संस्कृति जो है जब विकसित होने लगती है तो वो प्रकृति का शोषण करने लगती है। तो स्त्री को जो है वो, मतलब प्रकृति को जो है वो स्त्री की जरूरत है, और सत्ता व्यवस्था जो है उसको पुरुष की जरूरत है। लेकिन व्यवस्था को हमको फेमिनिन करने की जरूरत है। मतलब पुरुष गुण जो है वो बहुत दुनिया का भला नहीं कर रहे हैं, जो जिनको हम पुरुष गुण कहते हैं वो दुनिया का बहुत भला नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को फेमिनिन करने की जरूरत है। हाँ। ये बहुत अच्छा सूत्र है। मेरे ख्याल से जितने भी मैनेजमेंट के शास्त्र हैं उसमें सूत्र को शामिल करना चाहिए कि व्यवस्था जो कि पुरुष गुण वाली है उसमें स्त्री गुणों का समावेश होना आवश्यक है। अब देखिए, आप जो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिस तरह से चीजों को वो कर रही है, मतलब जिस तरह से चीजों को मैनेज कर रही है। मतलब एक वक्त तक जो कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, कई लोगों का ये कहना था कि नहीं, राजनीति में जो है वो अच्छे लोग नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि राजनीति में अच्छे लोग सरवाइव क्यों नहीं कर सकते? हमने तो मान ही लिया पहले से कि अच्छे लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो फिर राजनीति का जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसको हम कैसे मतलब ठीक करेंगे? राजनीति धूर्तों के लिए आरक्षित कर दी गई है। हाँ, तो जब आपको राजनीति को आपने धूर्तों के लिए आरक्षित तो कर दिया, लेकिन आपको रहना तो उसी में है, आपको उसी सिस्टम में रहना है। तो आप जिस सिस्टम में रह रहे हो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है आपके पास। तो अब से पहले तक ये लगता था कि नहीं, राजनीति धूर्तों के लिए है, लेकिन जब इस तरह से हम देखते हैं, जस्टिन ट्रूडो को देखते हैं या फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उसको देखते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं, चीजें जो है वो बदलती है। गुड। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि स्त्री ने स्त्री को मुक्त किया है या ग्लोबलाइजेशन के बाद स्त्री की प्रतिद्वंदी हो गई है? क्योंकि जब भौतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर जो भौतिकता है वो सर्वव्यापक होती है। तो क्या स्त्री ने स्त्री को मुक्त किया है या वो उसकी प्रतिद्वंदी हुई है? सवाल किस जवाब में एक सवाल है मेरे पास कि स्त्री को स्त्री से मुक्त करने की सवाल स्त्री से क्यों पूछा जाता है? ये सवाल पुरुषों से क्यों नहीं पूछा जाता है कि क्या पुरुष ने पुरुष को मुक्त किया है? पुरुष तो क्योंकि पुरुष से प्रतिद्वंदी नहीं हुए, उसके ऊपर तो पहले से ही ये आक्षेप है कि वो पुरुष है, तो वो तो लगातार गलाकाट प्रतिस्पर्धा में है और वो आगे बढ़ने के लिए अब साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है और शिखर पे पहुंचता है, फिर वहां से गिरता धड़ाम और फिर नीचे से शुरू करता है। तो ये पुरुषों की दुनिया में तो मारकाट मची हुई है, या जो मारकाट की दुनिया है वो पुरुषों की दुनिया है। और अब चूंकि उसमें स्त्री जो है धमाकेदार उसकी एंट्री हो चुकी है, तो अब स्त्री और स्त्री के बीच में प्रतिद्वंदिता है या मुक्ति है, आगे बढ़ाने का भाव है? दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि सिस्टम में जो पुरुष ने सिस्टम बनाया है उसी सिस्टम में स्त्री है, तो स्त्री के पास प्रतिस्पर्धा भी है क्योंकि उसको भी तो सरवाइव करना है वहां पर, और स्त्री के पास सद्भाव भी है। सद्भाव भी दिखाई देता है आपको। आप इसी में देखिए, आपके धीरे धीरे देवयानी जो है वो शर्मिष्ठा को समझने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि उसके साथ उसने अन्याय किया है, और एक वक्त आता है जब वो शर्मिष्ठा को माफ कर देती है, बिना किसी के प्रोत्साहन के, बिना किसी के दबाव के। हम वापस इस कहानी की तरफ लौटते हैं। जब मैं ये पढ़ रहा था तो कई चीजें मेरे को अनबिलीवेबल लग रही थी। जैसे जब महाराज ययाति देवयानी को लेकर आते हैं और शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर आती है, उसके बाद शर्मिष्ठा भी महाराज ययाति को पसंद आने लगती है
अनेकानेक कारणों से, और महाराज उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं और उसके फिर 3 पुत्र पैदा होते हैं, और ये सब देवयानी को मालूम नहीं पड़ता। और फिर जो शर्मिष्ठा की दासी है, यानी दासी की भी दासी, उससे भी महाराज जो है वो एक पुत्री प्राप्त करते हैं, और उसकी भी भनक किसी को नहीं लगती। तो ये जो कहानी है ये थोड़ी सी अनबिलीवेबल लग रही है। तुम इस कहानी को किस तरह से विश्वसनीय समझती हो, या किस तरह से विश्वसनीयता तुम्हारे अंदर आई कि तुमने इस कहानी को इस तरह से निर्वहन किया? बहुत अच्छे से बुना गया है इस कहानी को, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से बुना गया है, और इतनी मनोवैज्ञानिक बनावट जो है वो पाठकों को एकदम रोचक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उत्सुक रखती है। लेकिन ये जो विश्वसनीयता है इस कहानी में, ये कैसे जो है वो जस्टिफाई होगी? जिस वक्त ये चैप्टर में लिख रही थी, उस वक्त बहुत सारे ब्लॉग्स आए। उस वक्त मुझे भी ये बात बार बार सोचने में आई कि ऐसा कैसे संभव है कि एक राज्य में एक महारानी है, और राजा जो है वो लगातार व्यभिचार कर रहे हैं, और उनसे संतति पैदा हो रही है, और महारानी को इस बात की भनक नहीं लगती। ये सवाल मेरे अंदर, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जब माधवी लिखने के दौरान बहुत सारे सवाल, मतलब बहुत सारे संदेह मेरे पास अपने भी थे। मुझे सबसे पहले तो पाठकों को कन्विंस करवाने की बात तो बाद की थी। सबसे पहले मुझे अपने आप को कन्विंस करवाने की जरूरत थी कि इसको मैं कैसे कन्विंस करवाऊंगी कि एक राज्य में एक राजा जो है व्यभिचार करता है और रानी के पास उसकी खबर नहीं जाती है। तो पहली चीज जो है उसमें वो तो ये है कि एक होती है कंडीशनिंग। तो देवयानी ने देखा कि पुरुष जो है वो कई स्त्रियों से संबंध रखता है। तो एक तरह से उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार थी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब शर्मिष्ठा के 2 बच्चे होते हैं, तब वो शर्मिष्ठा तो दूसरे राज्य में जा चुकी होती है। तो उस वक्त तो देवयानी को उसके बारे में पता नहीं चलता है। और उसी तरह से मुकुलिका की जो बात है, मतलब दासी की बात है, तो वो इतनी नामालूम होती है कि वो उसकी माँ उसकी शादी करके और बहुत सुदूर गांव में उसको भेज देती है। तो उसके बारे में तो खुद शर्मिष्ठा को नहीं पता होता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है। मुझे पता नहीं पाठकों को ये बात कैसे लगती है, मतलब कभी पाठकों के मन में ये संदेह आया? जिन लोगों ने पढ़ी है वो मुझे पता है कि कभी पाठकों के मन में ये सवाल आया कि ये कैसे संभव है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसको विश्वसनीयता दूं मैं। जो मैंने कहानी पढ़ी थी उसमें तो यही था कि शर्मिष्ठा भी उसी राज्य में होती है, देवयानी भी उसी राज्य में होती है। लेकिन ये चीज मैं अपने आप को कन्विंस नहीं करवा पा रही थी कि एक ही राज्य में रहते हुए एक दासी है, एक रानी है, और दोनों से राजा के संबंध हैं, और दोनों राजा के बच्चों की माँ बनती है, और दोनों को एक दूसरे के, मतलब एटलीस्ट रानी को जो है वो दासी के बारे में नहीं मालूम होता। टी.एस. इलियट ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड आर्टिस्ट हु क्रिएट्स। ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द आर्टिस्ट। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर खुद भोगने वाला व्यक्ति लिखेगा और एक दूर से बैठकर देखने वाला व्यक्ति लिखेगा तो दोनों के बीच में अंतर होगा। एंड ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द आर्टिस्ट। जितनी दूर से बैठकर वो आर्टिस्ट देखकर लिखेगा वो उसकी कला की उतनी ही ज्यादा बड़ी कसौटी होगी। यानी उन्होंने भोगने वाले व्यक्ति से ज्यादा जो रचनाकार है उसको महत्व दिया। तो ये जो माधवी की तुमने रचना की है, इसमें शर्मिष्ठा और देवयानी नाम के जो पात्र जो अभी तक आए हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसमें और भी स्त्रियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं। तो ये जो एक पुरुष के साथ अनेक स्त्रियों के संबंध हैं, इसमें कोई भी स्त्री भी जाकर किसी दूसरी स्त्री से ये बात नहीं कहती है
शायद राजा का डर, जो राजतंत्र की बात हम कर रहे हैं, वो देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में भी इसी तरह का लगभग एक पैरेलल दुनिया चलती है, और इसमें एक स्त्री के कई पुरुषों से, अब चूंकि हम बहुत नए जमाने में हैं, और एक पुरुष के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, और पूरा पूरा जीवन लगभग बीत जाता है, उस स्त्री को या उस पुरुष को पता नहीं चलता, इसके अलावा पूरी दुनिया को पता चल रहता है। शायद ये सामाजिक हमारी जो व्यवस्था है उसका एक दोष है, या समझ लीजिए इसकी व्यवस्था है कि वो जो सच्चाई है वो उस व्यक्ति से छिपाई जाती है जो सफर करता है, और बाकी पूरी दुनिया को मालूम रहती है। ये बड़ी अजीब बात है। ये उपन्यास जब मैं पढ़ रहा था तो इसकी, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं कि महाकाव्यात्मक उपन्यास, इसकी न केवल भाषा में महाकाव्यात्मकता है, बल्कि इसकी जो बनावट है, इसकी जो शैली है, इसके जो पात्रों का गठन है, वो भी पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक है। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे कई बार कामायनी की याद आती है, जिसमें महाराजा मनु है और उनके सामने एक श्रद्धा है, एक इड़ा है। श्रद्धा जो है वो बुद्धि, वो हृदय का प्रतीक है। क्या कह रहे हैं कि माइथोलॉजी और राजतंत्र दोनों में ही राजा का व्यभिचार मान्य है, इसलिए मेरे मन में यह बात नहीं आई। मतलब मैं अपनी बात कहने में सफल रही। तुम अपनी बात कहने में निश्चित रूप से इसमें सफल रही हो। और मैं जो बात कह रहा था उसको कंटिन्यू करके मैं सचिन जी की तरफ आऊंगा। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जो आप तुमको देखने वाले पाठक या तुमको पढ़ने वाले लोग उठा रहे हैं। तो वहां महाराजा मनु है जो मानव के प्रतीक है, इड़ा है जो हृदय का प्रतीक है, इड़ा है जो बुद्धि का प्रतीक है, और श्रद्धा है जो हृदय का प्रतीक है। और चूंकि वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर घटित होने वाला महाकाव्य है, इसलिए बाद में जो है वो इड़ा और श्रद्धा दोनों का परस्पर साहचर्य जो है बतलाया है। तो प्रसाद जी भी बहुत कुशल चितेरे थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से ये कहा कि बुद्धि और हृदय का जो सामंजस्य है वो स्थापित होगा तो ही सब कुछ ठीक चल सकता है। जड़ था या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी, आनंद अखंड घना था। लेकिन ये जो तुम्हारा उपन्यास है ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं है। ये तो हालांकि मैं ये देख रहा था कि तुम्हारे इस पूरे जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है इसमें भी खलनायक के रूप में तुमने बहुत कम लोगों को चित्रित किया है, न के बराबर तुमने इसका चित्रण किया है। खलनायक का तो इसमें नहीं है कहीं। क्या तुम ये जो अभी तक दूसरा जो आया है अध्याय, इसमें किसी को खलनायक के रूप में देखती हो एज ए लेखक, एज ए राइटर? हाँ, ययाति अपने आप में खलनायक है। ठीक है, हम उसको इस तरह से देखते हैं कि राजा है तो वो सब चीजें जो है माफ किया जा सकता है उसको उस तरह से। लेकिन एक स्त्री के नजरिए से देखिए आप, देवयानी के नजरिए से देखिए आप, शर्मिष्ठा के नजरिए से देखिए। देवयानी की दासी जो है वो उसके प्रति राजा आकृष्ट होते हैं। चलिए ठीक है, वहां भी ठीक है कि दासी जो है, किसी आलोचक ने मुझे कहा कि उस वक्त की जो व्यवस्था थी उसके तहत ये बात थी कि कोई भी राजा जो है, मतलब रानी के साथ जो भी स्त्री आती है वो उसका स्वाभाविक अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं हम। लेकिन जब शर्मिष्ठा का भोग करता है तो वो शर्मिष्ठा क्योंकि राजघराने से थी तो उसको उस तरह से वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो ये कहने का साहस नहीं पाता है। मतलब वो भी एक एक्सीडेंट होता है जिसमें देवयानी जो है वो अचानक सामने चली जाती है और उसको पता चलता है कि इसके बच्चे हैं और ये बच्चे जो है वो मेरे पति से हैं। तो ययाति जो है वो एक पूरे उपन्यास में गालव और ययाति तो खलनायक की तरह उभरते ही उभरते हैं। मतलब परिस्थितियों की आड़ लेकर हम इन दोनों को इसलिए माफ नहीं कर सकते हैं कि फिर इस तरह से तो परिस्थिति हर एक के लिए हो सकती है। तो फिर परिस्थिति
को आर्ट लेकर तो हम किसी को नायक किसी को खलनायक नहीं कह सकते हैं, किसी को मतलब पापी और पुण्यात्मा नहीं कह सकते। मैंने एक कोटेशन कहा था, जो मैंने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, वस्तुतः वो प्रेमचंद का कोटेशन है, और संध्या गंगराड़े मैडम ने मुझे मेरे को भी लगा था ये करेक्ट किया है मेरे दिमाग में, लेकिन ये था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा से था, लेकिन वो प्रेमचंद के गोदान से है। ये डॉक्टर हाशिम अली पूछ रहे हैं कि बहुपति प्रथा जो है क्या वो एग्जिस्ट करती है? बहुपति प्रथा कहीं जनजातियों में एग्जिस्ट करती हो तो करती हूँ, सभ्य समाज में तो नहीं करती हूँ। सचिन जैन सर पूछ रहे हैं कि मन मुक्ति के लिए राहें ढूंढता है, जो तुमने लिखा है पेज 98 पे, तो क्या संघर्ष मुक्ति के लिए भी होता है? हाँ, मुक्ति के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। मतलब हमको मतलब मैं बहुत भौतिक चीजों की बात कर रही हूँ कि यदि हम कोई हमारे सामने कोई हमारी बुरी आदत है या हमको कोई लत है, तो वो उस लत से लड़ने के लिए, उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी हमको संघर्ष करने की जरूरत है। तो संघर्ष करने की, तो मुक्ति के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। डॉक्टर गोपाल शर्मा सर कह रहे हैं कि देवयानी की मां न होने से पिता उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं। तो जब पिता अकेले किसी बच्चे को पालता है, तो उसे वो माँ की कमी पूरी नहीं होने देने के लिए एक संपूर्ण व्यक्तित्व देने की कोशिश करता है। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? सर की बात से एक चीज मुझे एकदम से अभी ध्यान आई कि दरअसल हम जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो हम उसकी भौतिक सफलताओं की बात करते हैं, जबकि संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो उस प्रेम से मिलता है जो उसको हर जगह से हासिल होता है। लेकिन हम क्योंकि बहुत बहुत दुनियावी बहुत दुनियावी परिभाषा जो हमारी संपूर्णता की है वो यही है कि उसको भौतिक सफलता मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, या आर्थिक सफलता हो, या वो यश कमाए, या वो नाम कमाए, तो हमें लगता है कि वो सफल है या संपूर्ण है। लेकिन जो सहज है वो संपूर्ण है। सपना शर्मा स्वप्ना कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुपति प्रथा अभी भी कुछ जातियों में है। हाँ, वही कहा ना, कुछ जनजातियों में। एक संस्मरण में पढ़ा भी था कि जहां उन पहाड़ों पर जहां जमीन बहुत कम है, वहां पर बहुपति प्रथा है। क्योंकि भाई जो है वो ये नहीं चाहते कि ये परिवार में अन्य स्त्री आए और ज्यादा स्त्रियां आए और उनसे संतति हो और वो फिर जो है जमीनों का वितरण करे। अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पिछले 15-20 साल पहले तक, 25 साल पहले तक वो एग्जिस्ट करती थी। अभी ये एक और चीज है कि एग्जैक्टली बहुपति प्रथा मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति मतलब एक स्त्री जो है वो कई पुरुषों की पत्नी होती है। लेकिन कहीं हरियाणा के बारे में ये बात पढ़ी है मैंने, कहीं सुनी है कि एक स्त्री जो है वो कहीं से खरीद कर लाई जाती है और उस स्त्री से घर के बाकी पुरुषों के संबंध होते हैं। उसमें भी एक वजह ये होती है कि क्योंकि वहां वो रेशियो जो है वो कम मतलब खराब बिगड़ा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि जमीन के बंटवारे को कैसे बचाया जा सके, इसलिए एक ही स्त्री से जो है वो घर के बाकी पुरुष जो मतलब संसर्ग करते हैं। तो ये हरियाणा में एग्जैक्टली औपचारिक रूप से शादी नहीं होती है, लेकिन ये स्थितियां हरियाणा में ऐसी कहीं पढ़ी है मैंने। कल हमारे चाचा जी बतला रहे थे कि हालांकि वो 35-40 साल पुरानी बात बतला रहे थे कि जो गढ़वाल से जो सैनिक आते थे उनको छुट्टियां 2-2, 3-3 सालों में मिलती थी। तो वहां पर भी ये होता था कि वो शादी करके वापस आ जाते थे और वो जो स्त्रियां हैं वो फिर दूसरे पुरुषों के साथ में शादी कर लेती थी या संबंध स्थापित कर लेती थी।
मैं चाहूंगा कि तुम अपनी किसी खास जो अंश है उसका पाठ करो। ये क्या है? हाँ, तब तक हम देखते हैं। सचिन जैन सर कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष के विषय में यह प्रश्न था। शुरू में ही डिटेल प्रश्न किया था मैंने, हो सके तो देख लीजिए। जीवन संघर्ष के इसमें एक जीवन संघर्ष, प्रत्येक जीव संघर्ष तो कर ही रहा है। 124 पेज पर है ये। जीवन संघर्ष किस लिए है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मानव का कितने तरह का संघर्ष हो सकता है? इस पर ये बात तो इस बात पर निर्भर करेगी कि हम संघर्ष किसको मानते हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बहुत पीछे चला गया हमारे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि दरअसल वो अनुकूलन को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, लेकिन हमने उसको शक्ति से परिभाषित किया है कि मतलब जो सब लोगों को मार कर आगे बढ़ेगा वो सबसे योग्य माना जाएगा। लेकिन जो डार्विन जो है उन्होंने ये कहा कि जो अनुकूलन कर लेगा परिस्थितियों से, क्योंकि वो उनकी जो थ्योरी थी, डार्विन की जो थ्योरी थी वो बायोलॉजी की थ्योरी थी। तो जो परिस्थितियों से अनुकूलन कर लेगा वो जीवित रहेगा। लेकिन हमने उसको समाज पर लागू कर दिया और हमने कहना शुरू कर दिया कि जो सबको प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देगा वो मतलब फिटेस्ट एक बड़ी अजीब बात कही जाती है कि जंगल का कानून है। जंगल के कानून में कभी ये नहीं होता कि शेर सारे जानवरों को मार डालता है। शेर के रहते हुए भी जंगल पूरी तरह से जंगल रहता है, उसमें सारे जानवर रहते हैं। वो जो फूड चेन है वो पूरी बनी हुई होती है। लेकिन जो इंसानों की दुनिया है वहां पे जब जंगल का कानून लागू हो जाता है तो वहां पे केवल एक आदमी जो है वो सबको मारकर बड़ा हो जाना चाहता है, वो हिटलर हो जाना चाहता है। असल में नहीं, असल में दिक्कत क्या है कि इंसान ने ये समझ लिया है कि वो इस धरती पर सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ है। वो खुद ही कहने लगा है कि हम तो सबसे अच्छी प्रजाति है इस धरती की, और जो भी पशु पक्षी जो भी हैं उनके लिए उसके मन में ये बात है कि नहीं अरे ये तो पशु पक्षी हैं। लेकिन जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने जितना नुकसान इंसान का किया है, जितना नुकसान प्रकृति का किया है, उतना नुकसान पशु पक्षियों की व्यवस्था ने नहीं किया है। तुम हमेशा से कहती आई हो कि ये जो इंसान है इसी का केवल इस दुनिया में कोई वजूद यूज नहीं है, उचित नहीं, उसका यूज ही नहीं है। इंसान का इस सृष्टि की जो व्यवस्था है, इस पृथ्वी की जो व्यवस्था है, उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज है। मुझे बार बार ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता है कि जब उसका इस्तेमाल ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, तो वो है क्यों? चलिए अब मैं पढ़ रही हूँ। सोनाली मैडम का एक प्रश्न, चलिए आप पढ़ दें, उसके बाद मैं करता हूँ। मंदार आज एक समस्या लेकर आए हैं, उसने विचार में डाल दिया है। ययाति ने देवयानी से कहा। कैसी समस्या? वैसे देवी, आपको क्यों राजकीय कार्यों की उलझन में डालूं? यह स्त्रियों का कर्म क्षेत्र नहीं है। ययाति ने कुछ विचार करते हुए देवयानी से कहा। स्त्रियों का कर्म क्षेत्र? वो कौन सा है महाराज? देवयानी ने तिक्त होकर पूछा था। गृह, परिवार, प्रेम, वात्सल्य, सौंदर्य, श्रृंगार। महाराज ययाति देवयानी की तिक्तता को भांप नहीं पाए। यह कहते हुए उन्होंने देवयानी की कलाई पकड़कर उन्हें अपने पास खींच लिया, किंतु देवयानी का अंतर अपमान से कांप रहा था। महारानी ने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाया और खड़ी हो गई। ययाति ने देवयानी की मुखमुद्रा की ओर अचरज से देखा था। महाराज, क्या यह अपमान इसलिए है कि देवयानी एक ब्राह्मण कन्या है और उसे राजकाज की सूक्ष्मताओं की समझ नहीं है, या इसलिए कि देवयानी एक सुंदर स्त्री है? देवयानी ने क्रोधित होते हुए पूछा था। नहीं महारानी, मेरा ऐसा आशय कदापि नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य तो केवल यह था कि स्त्री का जगत कला, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम, वात्सल्य का जगत है। इसमें जगत के जटिल यथार्थ की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो पुरुष है ही ना। ययाति ने खड़े होकर देवयानी के चेहरे को अपनी तरफ किया था। उन्होंने आगे बढ़कर जैसे ही देवयानी को आलिंगन में लेने का प्रयास किया, वे छिटक कर दूर चली गई। नहीं महाराज, स्त्री को अपने जगत से अलगा कर रखने में पुरुष का अहम तुष्ट होता है।
उसे एक ऐसे जगत में उलझाकर जिसके लिए पुरुष के मन में कोई सम्मान नहीं है, वे अपने जगत को अपनी तरह से व्यवस्थित करते हैं और पुरुष अपने जगत में स्त्री को सदैव अतिथि की तरह प्रवेश देते हैं, जिसका केवल सम्मान होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। यह एक षड्यंत्र है जिसके अधीन स्त्री को जीवन की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है ताकि पुरुष अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रख सके। देवयानी ने क्रोधित होकर कहा। मेरा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि क्या प्रतिद्वंदी होकर दो लोग पति पत्नी नहीं हो सकते, या पति पत्नी के बीच में अगर प्रतिद्वंदिता होगी तो क्या उनके संबंध चल सकते हैं या वो विवादास्पद हो जाएंगे? नहीं, वो विवाद पैदा करेंगे, क्योंकि जब प्रतिद्वंदिता होगी तो प्रेम नहीं होगा। हमने एक सीरियल देखा था, हाउस ऑफ कार्ड्स। तो ये जो देवयानी है और ययाति हैं, ये इनका जो संबंध है वो बड़ा विचित्र सा है। और देवयानी के पुरुष गुण हमेशा ययाति को आक्रांत करते हैं और उन्हें हमेशा दूसरी स्त्रियों की तरफ ले जाते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न था। देखिए, अभी माधवी तो आपकी आई है, 4 महीने ही हुए हैं, बहुत पाठकों तक पहुंची भी नहीं है, बहुत लोगों ने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी है उसमें मैं भी शामिल हूं कि अभी देखो, ये जो माधवी इस उपन्यास का जहां अंत हुआ है, वहां माधवी जो है वो ये कह रही है कि अब मैं जीवन में शोध करूंगी, रिसर्च करूंगी, या उस वक्त की जो समस्याएं थी उनसे मैं दो चार होंगी। अभी माधवी का क्या दूसरा कोई पार्ट आ सकता है? वेब सीरीज का जमाना है, इसलिए लोग लगातार ही पूछते हैं। जब कोई उत्सुकता जगाती हुई कृति आती है, अच्छी लगती है, तो उसका दूसरा पार्ट भी आता है। तो क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना है? अभी तो बहुत ही अर्ली है ये कहना, क्योंकि अभी तो माधवी उस तरह से लोगों तक पहुंची नहीं है। और क्या कहते हैं उसको, रीमेक नहीं, और एक और कौन सा है वो, सीक्वल। तो यदि हिट होगी तो सीक्वल भी हो सकता है। नहीं, हिट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमिता की तरफ से मैं ये उत्तर दे दूं, क्योंकि अमिता की रचना प्रक्रिया को मैं देख रहा हूं। अभी अमिता के पास 5 सालों तक लगातार लिखने के लिए मटेरियल है, और उसके बाद माधवी का जो दूसरा सीक्वल आएगा उस पर शायद काम हो। क्योंकि अभी जो अमिता लिख रही है वो भी तकरीबन 3-3.5 सालों तक लगातार लिखे जाने वाला 3 पार्ट वाला उपन्यास है, ट्रायलॉजी जिसे कहा जाएगा। तो अगर लिख पाए, क्योंकि लिखना चाहना अलग बात है और लिख पाना अलग बात है, तो पता नहीं क्या परिस्थितियां हो, लेकिन अगर 5 सालों तक लगातार लिखती रही तो उसके बाद शायद माधवी का अगला सीक्वल हमको देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी अच्छी गोपाल शर्मा सर ने कहा है कि अनुकूलन की सिद्धांत संभवतः लेमार्क ने दिया है, डार्विन से असहमत होकर अनुकूलन की जो थ्योरी दी थी उन्होंने। हिट से क्या तात्पर्य आपका कि हिट रहेगा? हिट का क्या मतलब? ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा सराहें, या कुछ लोग पढ़ें लेकिन उनको बहुत पसंद आए? नहीं, ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा लोग सराहें तो सीक्वल आ सकता है, क्योंकि सीक्वल आने की तो जो शर्त है वो यही है। तो चलिए, काफी समय हो चुका है। कल तुम्हारी इस कृति का औपचारिक विमोचन भी है और पुस्तक चर्चा भी है। तो जो इंदौर के जो मित्र हैं वो सादर आमंत्रित हैं। अमिता ने अपने वॉल पे शेयर किया है आमंत्रण पत्र, जिसमें वेन्यू भी है। और जो बाहर के जो मित्र देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि उज्जैन से, इंदौर से, अहमदाबाद से, जयपुर से, पड़ाना से, दिल्ली से, जबलपुर से,
और शाजिया कहाँ से हैं? शाजिया जी दिल्ली से। दिल्ली से। तो देश भर में देखो इसको देखा जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अमिता को शुभकामना और अपने आशीष दीजिए कि कल का जो इनका प्रोग्राम है वो अच्छा रहे। और अगले अंक में हम सोमवार को 8 बजे फिर से मिलेंगे, जिसमें जो तीसरा अध्याय है माधवी का, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना तेज से तेजतर होता चला जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार।